ज़यान खान ने गुस्सा जब्त करते हुए अखबार हाथ में लिया। ऑफिस से बाहर निकला, खुद गाड़ी ड्राइव करता हुआ घर पहुंचा। अंदर कदम रखते ही सामने वो आफत नजर आ गई। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू, ज़ेरे लब बोला, और वो फौरन वहां से भागने लगी जैसे कोई चोर पकड़ा गया हो। पास बैठी आहिल की पीठ उस तरफ थी, वो आने वाले ज़यान को देख न सका। 1 मिनट, यहीं रुको, ठंडी मगर धमकी भरी आवाज़ गूंजी। माहीन के दिल ने एक लम्हे को धड़कना भूल दिया। ज़यान का चेहरा सख्त हो चुका था। आहिल फौरन पलटा। ये सब क्या हो रहा है? आहिल बोला हैरान लहजे में। इतने में बाहर से दाखिल होती अनाया भी रुक गई। उसे भी खबर थी, मगर वो शरारत छुपाए खड़ी रही। क्या हुआ? किस बारे में बात हो रही है? माहीन ने अनजान बनने की नाकाम कोशिश में पूछा। ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं, ज़यान बोला, और जो पूछा है सीधा जवाब दो। उसके तेवर देखकर माहीन के जिस्म में झरझरी दौड़ गई। अखबार उसके हाथ में अब मुड़ा हुआ था, जिस पर एक इश्तिहार ने आग लगा रखी थी। इश्तिहार में लिखा था, एक हसीन और तालीम याफ्ता लड़की चाहिए, एक हैंडसम, पढ़े लिखे, रईसाना मिजाज वाले नौजवान के लिए। ये पढ़कर ज़यान का दिमाग नहीं बल्कि खून खोल गया, खासतौर पर जब उसने नीचे लिखा देखा। नाम, नंबर और एड्रेस सब उसके अपने थे। ज़यान अर्जुन खान, 8 होटलों का मालिक, ख्वाहिशमंद जोड़ियां फौरन राब्ता करें, नीचे लिखा था। अब वो तीनों उसके सामने खड़े थे और ज़यान उन्हें ऐसी नज़रों से देख रहा था जैसे अभी सबको जिंदा निगल जाए। ये हरकत किसकी है? उसकी आवाज़ बर्फ से भी ठंडी, लेकिन असर ऐसा कि तीनों के दिल दहल गए। मैंने पूछा, ये किसने किया? अब की बार आवाज़ बुलंद थी और डर के माले आहिल की उंगली सीधी माहीन की तरफ उठी। साथ खड़ी अनाया ने भी अपनी उंगली उसी समत कर दी, और माहीन हैरत से दोनों को घूरने लगी। वो बेखबर थी कि उसके क्राइम पार्टनर्स अब उसी को बेच चुके हैं। शर्म नाम की कोई चीज़ है तुम तीनों में या नहीं? ज़यान का बस नहीं चल रहा था कि माहीन को दीवार से दे मारे। भाई, ये सब इन दोनों का प्लान था, मुझे तो अभी अभी पता चला, आपके सामने आने से पहले। माहीन और आहिल ने बैक वक्त उसे घूरा और नजरें ऐसी के खा जाए, मगर दूसरी तरफ ज़यान गुस्से में दहाड़ रहा था। सुबह से 20 कॉल्स अटेंड कर चुका हूं मैं। तीनों के चेहरे जर्द पड़ गए। ये खबर एडिटर तक किसने पहुंचाई? वो शेर की तरह आगे बढ़ा। सांसें सबकी अटक गईं। यकीनन तुम ही गए होगे ना? उसने आहिल को देखा। वो इल्जाम सुनकर दम बखुद रह गया। तब माहीन ने शरारत से कान खुजाया और फौरन बात बदलने लगी। देखो एडिटर साहब, अगर ये खबर छप गई ना तो तुम्हारा अखबार मशहूर हो जाएगा। एडिटर के चेहरे पर लालच के आसार जाहिर हुए। लेकिन अगर ये खबर झूठी निकली तो मिस्टर खान मुझे कत्ल कर देंगे। माहीन ने मुस्कुराकर आहिल को देखा, जो हंसी रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था। अरे ऐसे थोड़ी ना कत्ल करेंगे, वो बोली। हम इनके घर से आए हैं, इजाजत से आए हैं। ये देखो, एड्रेस और नंबर भी तो खुद दिया है। माहीन ने बोलकर आहिल से तायीद मांगी। आहिल ने फौरन हाँ में हाँ मिलाई। हाँ जी, बिल्कुल सच कह रही है ये। एडिटर बोला। ठीक है, मैं छाप देता हूँ, मगर इनाम तो मिलेगा ना? बिल्कुल, बहुत इज्जत और एहतराम से नवाजा जाएगा, माहीन ने फकर से कहा और एडिटर को मुतमईन किया। उस वक्त ज़यान का गुस्सा हदों को छू रहा था। क्या पूछा है, जवाब दो। ज़यान की गरजबार आवाज़ पर आहिल के रोंगटे खड़े हो गए। डरते हुए उसने दोबारा उंगली माहीन की तरफ उठाई। अब तोपों का रुख मुकम्मल तौर पर माहीन की तरफ था। तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून नहीं है क्या? पैदा हुए जुमा जुमा 8 दिन नहीं गुजरे और रिश्ते वाली मासी बन गई हो? ज़यान ने डांट कर रख दिया। मासी? नाम सुनते ही माहीन के कान बजने लगे। मैं तो आपके भले के लिए कर रही थी। मेरा भला? तुम होती कौन हो मेरा भला करने वाली? ज़यान का पारा 7वें आसमान पर जा चुका था। ये देखकर आहिल और अनाया चुपचाप वहां से निकल गए। अब सिर्फ माहीन और ज़यान आमने सामने थे। आप मुझे यूं नहीं डांट सकते, मिस्टर ज़यान अर्जुन खान, माहीन ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी आंखों के मोती छुप न सके। ज़यान की नज़रें जहर बन चुकी थीं। तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत शौक है ना मेरी शादी करवाने का? तो ठीक है, अब मेरी शादी तुमसे होगी। गुस्से में जो मुंह से निकला बस निकल गया। माहीन का मुंह खला का खला रह गया। क्या? मैं क्यों करूं आपसे शादी? पता भी है आप मुझसे 8 साल बड़े हैं। उसने उंगलियों पर गिना और मुंह बनाया। ज़यान ने तंजिया हंसी के साथ कहा। ये अब वक्त बताएगा माहीन। तुमने मेरा जीना हराम कर दिया है, अब देखना जीना किसे हराम लगता है। किसका? ज़यान की आंखों में आग सी भड़क उठी। ये अब मैं बताऊंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। उसकी नज़रें माहीन की आंखों में जमी रही और गुस्से से भरी आवाज़ घर की दीवारों से टकरा गई। वो दरवाज़ा बंद करके जा चुका था। माहीन ने होंठ सुकोड़कर मुट्ठियां भींची और अगला प्लान बनाने में मसरूफ़ हो गई। हार मानना तो जैसे उसने सीखा ही नहीं था।
खानविला में उस वक्त सुकून का आलम था। सभी सो रहे थे, जैसे दुनिया थम गई हो। लेकिन एक बंदा ऐसा था जिसे नींद नहीं थी। माहीन अपने क्राइम पार्टनर्स अनाया और आहिल के साथ पूरी प्लानिंग के साथ अपना काम जारी रखे थी। हो गई ये लास्ट, उसने पुरेतमाद लहजे में कहा। अनाया और आहिल ने एक दूसरे का मुंह देखा। हमें तो बख्श दो आफत की पराली, आहिल दबी आवाज में बोला तो माहीन ने अपने बड़ी बड़ी आंखें घुमाकर उसे घूरा। किस खुशी में अंदाज दिखा रहे हो मुझ पे? मेरे लिए सब बराबर है और ये भी इसी घर का फर्द है। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उसने दलील दी। निकलो यहां से, अगर अम्मी ने हमें सुन लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अनाया ने उसका हाथ थामा और तीनों हंसते भागते बाग तक पहुंचे। सुन लो, बस 5 मिनट और फिर होगा ब्लास्ट। माहीन ने खुशी से दोनों हाथों से तालियां बजाईं। क्या ब्लास्ट? आहिल ने मुंह बनाया। हाँ भाई, बूम ब्लास्ट, उसने हंसते हुए कहा तो आहिल ने उसके कंधे पर हाथ मारा। पागल हो गई हो तुम? वो घर की सबसे छोटी थी मगर जान बड़ी थी। मुझे लग रहा है हम जेल में जाके ही दम लेंगे, अनाया ने चेहरा बिगाड़ते कहा तो माहीन हंस पड़ी। ना ना, इतनी जल्दी नहीं, अभी तो शो शुरू हुआ है। बस 2 मिनट बाकी हैं, तैयार हो जाओ। अनाया का दिल कांप गया। उसे लग रहा था इस सब के बाद घर वाले उन्हें मार ही डालेंगे। आज का दिन यादगार बनेगा। माहीन ने लाइटर जलाया। पटाखों की लंबी कतार उसके सामने थी, जिसका दूसरा सिरा घर के अंदर जयान के कमरे के दरवाजे के बाहर लगा था। रेडी एंड ब्लास्ट! उसने खुशी से पटाखे की तार को आग लगा दी। उधर जयान अर्जुन खान अभी अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल से फारिग हुआ था। लंबी मीटिंग थी गैरमुल्की बिजनेस पार्टनर्स के साथ, जो उसके नए होटल में कयाम करने वाले थे। अब वो सुकून की नींद सोने का सोच रहा था। वो यूं ही बड़ा बिजनेसमैन नहीं बना था। उसमें मेहनत, जुनून और जीतने का शौक था। पूरे शहर के 8 होटल उसकी मलकियत में थे और उन सब की कामयाबी में उसका दोस्त अशमान सबसे बड़ा हाथ रखता था। यही जयान खान विला का सबसे बड़ा पोता, अपने नाम की तरह वाहिद और मुनफरिद। अभी वो नींद की वादियों में जाने ही वाला था कि बाहर से जोरदार आवाजें आने लगीं। एक लम्हे को तो वो समझ ही ना पाया। ये गोलियां हैं? वो हड़बड़ाकर उठा, नंगे पांव भागता हुआ बाहर निकला। दरवाजा खोला तो सामने पटाखे चल रहे थे। ऐसा लगा जैसे दिमाग उड़ गया हो। यही हाल बाकी सबका भी था। सब अपने कमरों से बाहर निकल आए, चेहरे पर हैरत, आंखों में खौफ। या खुदा, ये क्या हो रहा है? अनाया के मामू ने सर पकड़ लिया। ये सब किसने किया? जयान के अब्बू अशमान गरजे। खान विल्ला के बुजुर्ग मिराज खान, सबके दादा, मुस्कुराहट लबों पर लिए खड़े थे। गार्डन की सिमत देखते जैसे सब जानते हों, सभी उनके पीछे बाहर निकले। पड़ोसी भी शोर सुनकर जाग उठे। सरप्राइज! माहीन की चहकती आवाज फिजा में गूंजी। हैप्पी न्यू ईयर! उसने खुशी से चीखा। सब हैरत से साकित रह गए, जबकि उसकी मुस्कुराहट सबको चुप कर गई। दादाजान उसकी तरफ देखते रह गए। उनके चेहरे पर मोहब्बत भरी मुस्कुराहट थी। कुछ लोग खुश थे, कुछ के चेहरे पर नागवारी। बिलखुसूस जयान अर्जुन खान का पारा 7वें आसमान पर था। दादाजान ने बाजू फैलाए तो माहीन आगे बढ़ी। सबके बिगड़े मूड देखकर वो थोड़ी रंजीदा हुई, मगर दादा की मुस्कुराहट में सब बदल दिया। वो उनके सीने से जा लगी। पास खड़े आहिल और अनाया ने शुक्र अदा किया, बच गए, वरना आज तो जेल पक्की थी। आई लव यू दादाजान! माहीन की नाजुक आवाज ने फिजा नरम कर दी। दादा के चेहरे पर खुशी छा गई, जबकि जयान को वो आवाज जहर लग रही थी। बेटा, ये कौन सा तरीका है न्यू ईयर कहने का? दादाजान ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो अपनी लाडली पोती के दीवाने थे। इट्स माय आइडिया दादाजान, उसने सीना तान कर कहा। आहिल और अनाया के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे सिर्फ यही नहीं, वो खुशी से बोली, सब इधर आओ, अभी पार्टी बाकी है। माहीन को हाथ पकड़कर बाग की दूसरी जानिब ले जाया गया। ये जगह खूबसूरती से सजाई गई थी और एक चॉकलेट केक जिसमें कई लेयर्स थीं, सामने खूबसूरत अंदाज में रखा गया। सबकी नज़रें उस पर जम गईं। वाह भाई, कमाल कर दिया! सवेरा बेगम, लवर की मामा ने तारीफ की। माहीन का सर फर्क से बुलंद हुआ। चलो सब न्यू ईयर सेलिब्रेशन करते हैं। सबको इकट्ठा किया, दादाजान के खेत की तरफ ले जाने का कहा। माहीन के पास खड़े जयान ने कहा, यार तेरे बिना कैसे काट सकता हूँ? जयान बाहर निकलने लगा मगर दादाजान की पुकार पर रुका। एक नज़र माहीन की तरफ डाली जो चमगादड़ की तरह नजर आ रही थी। दूसरी तरफ दादाजान जिन्हें वो दिल से चाहती थी, चलते हुए उनके दाईं तरफ आ गई और खड़ी हो गई।
आहिल ने कैमरा ऑन किया, अनाया ने तालियां बजाई। 20 शुमार ताली और शोर की आवाज पर केक काट दिया गया। आसमान पर आतिशबाजी की गई, सबकी नजरें ऊपर थीं। एक लम्हे के लिए हर तरफ खामोशी छा गई। माहीन ने लब बिगाड़ा। जयान की नजरें आसमान से हटी, दादाजान के बाएं जानिब खड़ी उस पटाखे की तरफ गई जो दम बखुद आसमान की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में खास सुनहरी चमक थी जो उसे सबसे मुनफरिद बनाती थी और सिर्फ खुशी के लम्हों में उसकी आंखों में नजर आती थी। अगर कोई एक बार ये चमक देखता तो देखता रह जाता और पलक चपकाना भूल जाता। जयान का भी यही हाल था। वो बगैर पलक झपकाए उसकी आंखों में देख रहा था। वो पलटी और दादाजान के साथ गले मिली, खुशी से मुस्कुराई। मुस्कुराहट उसके चेहरे से कम न हुई। केक के टुकड़े दादाजान के मुंह में डाले, बारी बारी सबको खिलाती गई। जयान की तरफ भी हाथ बढ़ाया। माहीन ने केक उसके मुंह की तरफ बढ़ाया। जयान ने उसकी कलाई हाथ पकड़ी। माहीन की मुस्कुराहट फैल गई। ओ खाले पुत्र, बहुत अच्छा है, मज़े का है, दादाजान ने मजीद एक टुकड़ा लेते हुए कहा। जयान ने टुकड़ा साइड प्लेट में रखा और वहां से निकल गया। खुशियों का लम्हा हमेशा के लिए महफूज हो गया और माहीन ने बाकी सबको भी शामिल करके सेल्फियां लेना शुरू कर दी। जयान दूर के ऊपर वाले रूम के विंडो से ये मंजर बड़े जज्बे से देख रहा था। रात काफ़ी लेट हुई थी, उसे नींद जल्दी नहीं आई। सुबह देर से खुला आंख, लेकिन जयान वक्त पर उठा। आज का दिन बहुत अहम था। नाश्ता करने के बाद वो अपना वॉलेट उठाकर गाड़ी की कीज लेकर बाहर निकला। उसे लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो। पीछे मुड़कर देखा तो माहीन के हाथ में पानी का पाइप था और सामने से कप काटकर वो भीगी हुई थी, चुपचाप जा रही थी। एक लम्हा भी ना रुका, सब कुछ मुकम्मल मंसूबे के मुताबिक। अब बताओ, रात कहाँ थे, वक्त पर क्यों ना आए? माहीन ने सारे काम निपटाकर कहा। अब तुम्हें छुपाने का वक्त नहीं। जयान ने सर हिलाकर नाराजगी जाहिर की और वहां से निकल गया। ये रोज का मामूल था, सब आदी हो चुके थे। लेकिन जयान कभी सबका हिस्सा नहीं बनता, न कभी बना न बन सकता था। वो जयान खान था, हर एक से मुख्तलिफ, अपनी जिंदगी में आज़ाद, मुनफरिद। इश्मान अली काफ़ी देर से जयान का इंतज़ार कर रहा था। फौरी अहम शख्सियात पहुंचने वाली थी, उनका इस्तकबाल मुकम्मल था। जयान किसी रियासत के शहजादे की तरह मैरिज होटल में दाखिल हुआ और इश्मान को तमाम तफसीलात बताईं। वो अपने दफ्तर की जानिब बढ़ा, दिन का आगाज़ कर चुका था। ये आज खाना किसने बनाया? जयान ने रात का खाना याद करके पूछा। हल्का सा गुस्सा चेहरे पर आया, दिल में तल्खी महसूस हुई। अकरम पास खड़ा था, डर के मारे मोहतात लहजे में बोला, मामा ने बहुत सा नमक भी डाला होगा। जयान ने गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपनी प्लेट उठाई। अकरम समझ न सका कि क्या जवाब दे। आज वो सारा दिन मसरूफ रहा और देर से पहुंचा था। सबने खाना खा लिया। अकरम की जिम्मेदारी थी जयान के खाने पीने का ध्यान रखना। घर के अंदर वो उसका सेक्रेटरी था। कोई भी मुलाजिम उसके करीब न जाता। वो सख्त मिजाज, हर चीज़ को परफेक्ट चाहता था और लड़कियों के छोटे छोटे काम भी बर्दाश्त न करता था। अकरम ने उसे बिना खाए उठते देखा तो बोला, नहीं नहीं, रहने दो, भूख मर गई है। दांत पीसकर अपने कमरे की तरफ चला गया। वो जानता था ये सब माहीन और आहिल की शरारत थी। ये कुछ ज़्यादा पेचीदा नहीं हुआ था, लेकिन मज़ा आ गया। खाना खाकर उठकर जाने वाले सबको गहरी सोच में डाल दिया। शर्मिंदा भी हो गए। आहिल और इनाया को हैरानी हुई। अकरम मुंह बनाते हुए खाना समेटने लगा। जो छुपकर बैठे थे वो सब सामने आ गए। माहीन ने बोली, ओए अकरम, तुम जाओ, हम समट लेंगे। अकरम ने खामोश रहना ज्यादा मुनासिब समझा और अपना काम जारी रखा। माहीन की शरारतें सब देख रही थीं। पूरे खानदान का दिमाग हिल गया। तुमने क्या किया? सबके चेहरे हैरत में थे। अकरम ने सर झुकाया, आहिस्ता आहिस्ता कहा, बीबी, हम समट देंगे, आहिस्ता आहिस्ता। नज़र नीची करके बोला, यूं लगता है जैसे फौज खड़ी हो। माहीन ने फौरन जवाब दिया, अगर मैं अपनी शामत न बुलाऊं तो चुप रहो। आहिल ने अकरम के कान के पास जाकर समझाया। माहीन ने मुंह बनाया और वहां से निकल गई। ये कोई पंगा नहीं ले सकता था। वो खान विला के गुंडे बने हुए थे। हाँ बॉस, आगे क्या प्लान है? अनाया ने पूछा। माहीन के दिमाग में क्या चल रहा था कोई न जान सका। हम खाना लेकर शेर की जगह जाएंगे, माहीन ने सोचा। जो भी है, कोई हमारी वजह से भूखा नहीं सोएगा और मैं अपने अल्लाह को कभी नाराज नहीं करूंगी। माहीन का अगला प्लान सुनकर आहिल और अनाया ने एक दूसरे को देखकर बाइकआउट करने का इरादा किया। क्यों, खुद भी मरना चाहती हो और हमें भी मारना चाहती हो? हाँ हाँ, आज तक कोई पार्टी बचा? जयान ने डराया। डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, साथ आओ और फॉलो करो।
खाने की ट्रे सेट करते हुए आगे बढ़ती, दोनों को पीछे आने का कहा। वो दोनों पीछे रहे। जल तो जलाल, तू आई बला को टाल दे। दरवाजे पर नॉक की आवाज आई। माहीन बहुत कॉन्फिडेंस से खड़ी थी। खाने की ट्रे लिए ज़ैयान गुस्से में सिगरेट निकालकर सुलगा रहा था। धुआं हवा के सुपुर्द। वो गैलरी की तरफ रुख कर चुका था। दरवाजे पर दस्तक ने उसे चौंका दिया। सिगरेट वहां गिरा, मसलता हुआ दरवाज़ा खोला। सामने अफलातून पार्टी को देखकर माथे पर शिकनगी छा गई। आहिल और हनाया पीछे चिपककर वॉकआउट हो गए। माहीन जानती थी कि ज़ैयान इंतहाई डरपूक है। सरप्राइज! मुंह पर मुस्कुराहट सजाते ट्रे आगे की तरफ बढ़ाई। इस वक्त ज़ैयान खान बहुत बुरा लग रहा था। क्या मसला है? इंतहाई खुश्क लहजे में पूछा। आपके लिए खाना लाई हूं, माहीन बोली। अंदर की तरफ आते हुए कोई झिझक नहीं दिखाई। खाना मेज पर रखकर मुस्कुराई, ज़ैयान की तरफ मुड़ी। एक छोटी सी शरारत की थी, इस पर इतना गुस्सा? बुजुर्गाना अंदाज में समझाया। यकीन मानो, सिर्फ एक प्लेट में नमक था, बाकी सारा खाना मज़ेदार था। अगर चेक किया होता तो। अब उठाओ खाना और यहाँ से निकल जाओ। ज़ैयान खुद को कंट्रोल करता आगे बढ़ा। अरे, ये पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, माहीन ने मुस्कुराकर कहा। ज़ैयान ने उसे नज़रअंदाज किया। सामने दीवार की पेंटिंग देखी, फिर इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। हाँ, ये पेंटिंग यहाँ लगाओ, दीवार पर, यहाँ बहुत जचेगी। आंखें झपकाते माहीन ज़ैयान के सब्र को आजमा रही थी। खुद यहाँ से जाओगी या थोड़ी सी रुक कर जाना पसंद करोगी? ज़ैयान ने दांत पीसकर कहा। अरे जा रही हूँ, इतना गुस्सा मत करो। रंग देखो, जलकर सनोला हो गया है। खुश रहो, सेहत के लिए अच्छा होता है। दरवाजे की जानिब बढ़ते हुए अचानक मुड़ी। पीछे से तेज रफ्तारी से ज़ैयान से टकरा गई। हाय अल्लाह, मेरा सर! उसका सर टकराया, जो दरवाज़ा बंद करने आ रहा था। वो हैरान रहा। आंख के इशारे से बाहर का रास्ता दिखाया। मैसनी आवाज़ पर ज़ैयान ने सख्ती से कहा, अच्छा, ना आंखें खराब हो जाए। और हाँ, खाना खा लिए, रात को भूखे न सोएं। माहीन मुस्कुरा कर गई। ज़ैयान ने दरवाज़ा लॉक किया, वापस आकर रॉकिंग चेयर पर बैठ गया। वो ज़ैयान खान था, नर्म मिजाज, लेकिन एक हादसे ने सब बदल दिया। वो सफ़र था, लेकिन इस हादसे ने उसे 8 होटल का मालिक बना दिया। और सिर्फ यही नहीं, उसके होटल्स की ब्रांचेज अब दूसरे शहरों में भी थीं। और ये सब सिर्फ 3 साल में मुमकिन हुआ। 3 साल पहले जब मिराज खान का होटल डूबती कश्ती था, ज़ैयान को हैंडओवर किया गया। उनके 3 बेटे थे। बड़े बेटे आजम खान, छोटे हैदर खान, सबसे छोटे असद खान। बड़े बेटे की शादी खानदान में हुई। बीवी का नाम मंजा था और ज़ैयान खान की माँ भी वही थी। लेकिन याबर खान की बर्दाश्त ख़त्म हो गई, जैसे किसी कैंसर का मर्ज, और खालिक की हकीकत से रूबरू हुआ। चंद अरसे बाद उन्होंने अपने दोस्त सावीरा को ब्याह के घर ले आए। उन्होंने याबल को माँ का प्यार दिया, लेकिन बेटे की पैदाइश के बाद नज़रअंदाज करती रहीं। लेकिन दादा मिराज खान, जिनके लिए याबर सबसे अजीज थे, याबल से बढ़कर कोई नहीं था। सारिम याबल से 3 साल छोटा था। दूसरे नंबर पर थे हैदर खान, जिनकी शादी जावेरिया से हुई। दोनों अपनी जिंदगी में खुश थे, लेकिन औलाद की नेमत से महरूम। फिर अल्लाह ने उनकी सुन ली और शादी के 10 साल बाद एक नन्ही परी से नवाजा, जिसकी गालें नर्म, आंखें शफ्फाफ शीशे की तरह थीं। छोटी सी क्वीन, बिल्कुल याबल जैसी। उसका नाम भी याबल रखा। दादा जान ने नाम रखा, वो दादा की जान बन गई। 4 साल की नन्ही जान सावेरा के पास छोड़ी गई और वालिदैन उम्रे के लिए रवाना हुए। याबल को भी जाना चाहते थे, लेकिन पासपोर्ट का मसला हुआ। वापसी पर प्लान के मुताबिक जहाज क्रैश कर गया और वो वापस न लौट सके। 4 साल की नन्ही जान दरवाजे को तकती रही। दादा जान तड़प जाते। याबल 10 साल का था। उसे भी याबल का उदास होना अच्छा नहीं लगता था। वो दिलजुई करता, चॉकलेट्स लाता, खुश रखने की कोशिश करता, और याबल उसके साथ मुंसलिक होने लगी। ये बात सावेरा खानम को पसंद न आई। उन्होंने दोनों के दरमियान दूरियां पैदा करना शुरू कर दी। तीसरे नंबर पर थे असद खान, जिनकी शादी भी खानदान में आलिया से हुई। उनका एक बेटा समीर और बेटी अनाया थी, जो याबल से 1 साल बड़ी थी। हर बड़ा और छोटा फैसला दादा ही करते, लेकिन दोनों बेटों ने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के बजाय छोड़ दिया। नतीजा ये हुआ कि मिराज होटल बहरान का शिकार हुआ और उसे बेचने की नौबत आ गई। इसी दौरान याबल खान के साथ हुए हादसे ने उसे कुछ करने पर उकसाया, और जब दादा ने बेचने का सोचा, याबल खड़ा हुआ और मिराज होटल दादा से ले लिया। सब घर वालों ने मुंह कर दिया, पाप भी मुंह कर गए, लेकिन याबल ने न सुनी। इस डूबते जहाज को किनारे लगाया, मेहनत और लगन से ब्रांचेस बनाई
और इस वक्त आंखें हादसे में हुए माजी में गुम थीं। याबल सोचता, क्यों मैं उस शख्स के साथ हूं जिसके पास कुछ भी नहीं, जो शुरू से खाली हाथ था। मुझे ये क्या दे सकता है? मुझे नहीं चाहिए हारा हुआ मर्द। ये वो अल्फाज थे जो आज भी याबल के दिमाग पर हथौड़े की तरह बरसते थे। उसे सर दर्द शुरू हो जाता और अब भी वही दर्द दोबारा हुआ। जितना वो दूर भागना चाहता, नहीं कर सका। अल्फाज उसे लफ्ज़ ब लफ्ज़ याद थे। उसने अपनी दवाई उठानी चाहिए थी, लेकिन बगैर कुछ खाए नहीं ले सकता था। मजबूरन याबल ने माहीन का लाया हुआ खाना चंद निवाले लेकर खाया, दवाई लेकर सोने के लिए लेट गया। उसका सर दर्द बहुत शदीद था, जिसका आज तक किसी से जिक्र नहीं किया। वो किसी की हमदर्दी नहीं चाहता था और न ही बर्दाश्त करता कि किसी की आंख में उसके लिए रहम हो। उसने दिमाग को खाली किया और सोने की तरफ तवज्जो दी। इतना गुस्सा न करो, रंग देखो सांवला हो गया, खुश रहो। माहीन के अल्फाज सुनकर लब मुस्कुराहट में ढल गए। वो इस बात से बेखबर था कि नींद की वादियों में खो गया था। सुबह माहीन का मूड खराब था। अनाया और समी ने नजर नहीं मिली। रात को जो गद्दारी की उसकी सजा देने वाली थी, लेकिन अब उसे कॉलेज जाना था। लास्ट सेमेस्टर था, मास कम्युनिकेशन में बीए कर रही थी। आइंदा इरादा जरीदा नवीस बनने का था और दादा जान की मुकम्मल हिमायत भी थी। दुआएं लेकर अल्लाह हाफ़िज कहती बाहर निकल गई। मैडम गाड़ी में मसला है, किसी और की गाड़ी में चली जाओ। डर के ड्राइवर ने फौरन से बात की। क्या मतलब, आज कॉलेज जाना है मैंने, और घर में क्या मसला है? अरे माहीन, ये ओके है, हमारे साथ आ जाओ। समी ने माहीन को ऑफर दी। अनाया के साथ जाते थे, माहीन का कॉलेज रास्ते में ही आता था। रोज़ वो उनके साथ जाती, नाराज़गी के दिन अलग कैरी में जाती। नो थैंक यू, छोड़ना तो तुम लोगों की फितरत है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, दरमियान रास्ते में छोड़ने वालों की भी नहीं। बहुत संजीदगी से कहा, दोनों को चुप करा दिया। इतने में याबल खान अपनी गाड़ी की तरफ गया। नज़रअंदाज करते हुए गाड़ी की जानिब कदम बढ़ाया। ड्राइवर फ़ौरन दरवाज़ा खोला, वो अंदर बैठा। माहीन भी गई। चले हम चलें, देर हो जाएगी, समीन ने कहा। दोनों गाड़ी में बैठ गए। ये क्या हरकत है? याबल के माथे पर तशवीश छा गई। क्या हुआ? लिफ्ट ली है बहुत आराम से। बैठते ही वो मुस्कुराकर बोली, वाह, आपकी गाड़ी तो बहुत ज़बरदस्त है, कितनी नर्म और आरामदेह सीटें हैं। वो बच्चों की तरह खुश होकर तारीफ करने लगी। याबर ने सख्ती से कहा, क्यों? मलिका के माथे पर तनाव छा गया। फिर उसका गुस्सा भरा चेहरा देखा। याबर ने फौरन कहा, प्लीज़ मुझे कॉलेज छोड़ दो, मेरी गाड़ी ख़राब हो गई है। बहुत मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, गाड़ी में चलो, फ़ौरन उतर जाओ। याबर ने बगैर किसी लिहाज के बाहर का रास्ता दिखाया। देखो, आप ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी कज़न हूँ, छोटी सी प्यारी सी मदद कर दो प्लस। आंखें चमकती वो याबर पर अपना जहर फूंक रही थी और यही याबर नहीं चाहता था। खुद उतरो या हाथ पकड़कर नीचे उतारो। अब याबर ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा। तो मलिका भी गुस्से में आ गई। नहीं उतरती, जो करना है कर लो। मुंह बनाकर मलिका ने गाड़ी में दुबक कर बैठ गई। याबर बस तरह हरकत करता रहा। वो इंतहा की जिद्दी थी, ये वो भी जानता था। उस वक्त काफ़ी देर हो चुकी थी। ड्राइवर को चलने का इशारा किया, मलिका को नज़रअंदाज किया और गाड़ी स्टार्ट की। एक खुशी की लहर उसके चेहरे पर दौड़ गई और याबर ने कांपते हुए उसे देखा और नामे सर हिलाते हुए अपना लैपटॉप ऑन कर लिया। आप बगैर वाकई गुरूर करने वाले बनना चाहिए। मलिका की ज़बान फिर से चल पड़ी। याबर ने ध्यान न दिया, ब्लूटूथ कान में लगाकर रमज़ान से बात कर रहा था। नज़रें सामने लैपटॉप पर थीं। जब अल्लाह बंदे को बेहिसाब देता है तो गुरूर आ ही जाता है। उसके अल्फाज याबर को शिकार की तरह लगे। ब्लूटूथ कानों से हटाया और अपनी जानिब देखा। अपना मुंह बंद रखो, वरना चलती गाड़ी से नीचे उतार दूंगा, मुझे एक लम्हा भी नहीं लगाना। जब गुरूर आता है तो गुस्सा बेतहाशा आता है। खैर, सानू की अगली बात करते हुए मुंह फेर लिया। याबर मुट्ठी बिस सा रह गया। वो बहुत बड़ी बात जानता था। थोड़ी देर बाद फिर मलिका की ज़बान चल पड़ी। ये जो सामने टीवी लगा है, ये चलता भी है या सिर्फ दिखावे के लिए? गाड़ी को अच्छी तरह जांचने के बाद अगला सवाल आया, लेकिन याबर ने अब बोलना ज़रूरी ना समझा। बस बस, मेरा कॉलेज आ गया, मलिका चिल्लाई। ऐसा लगा कि कान फाड़ दिए। उतर जाओ, खुद तुम्हें संभालता हूँ, इसे देखकर बोली। ड्राइवर से कहो दरवाज़ा खोल दे, जिसे आपके लिए खोलता है। बहुत नर्म अंदाज में याबर के करीब से रिक्वेस्ट कर रही थी और याबर लब फैलाकर इस अजीम को देख रहा था। हुक्म मिलते ही ड्राइवर ने मलिका का साइड दरवाज़ा खोला और वो बड़े शौक से कदम बाहर निकालकर खड़ी हो गई। एक खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ इर्द गिर्द देखा। काफ़ी लड़कियां उसे बड़ी गाड़ी से उतरते देख रही थीं। पलटकर शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। उसने नीयत की कि घर जाकर शुक्रिया अदा करे। वो कॉलेज के अंदर बढ़ गई।
वाह मलिका, ये किसकी गाड़ी थी? अर्जू जिसमें आज तुम आई हो, मरियम पूछ बैठी। अरे अपने ही समझो। मलिका ने कॉलर झाड़कर बात की। काफी लड़कियां जो छुपती छुपाती उसके करीब आती थीं, मलिका की शरारत की वजह से आज बहुत शाइस्ता नजर आ रही थी। तुम्हें पता है जिस गाड़ी में बैठकर आई हो उसकी मालियत कितनी है? मरियम हैरान थी। हाँ जानती हूँ, काफी महंगी है। असल प्राइस तो पता नहीं इसलिए टाल रही हूँ। वो आगे बढ़ी, मरियम भी पीछे। 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी है ये, तुम तो काफी अमीर हो भाई, कभी बताया ही नहीं। मल्लिका का एतमाद कुछ डगमगा गया। यार नेट पर देखा था, बहुत शीशे की गाड़ी है, पर तुम तो इसमें बैठकर आई हो, मजा आया होगा। मरियम बहुत एक्साइटेड थी। मल्लिका मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। 1 मिनट, ये गाड़ी शायद 8 या 9 लाख की थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। दादा जान ने कॉलेज लाने और ले जाने के लिए दी थी। समीर और अनाया भी महंगी गाड़ी में जाते थे। साइलेंट की गाड़ी भी जबरदस्त थी। और दूसरी तरफ याबर करोड़ों की गाड़ी में घूम रहा था। दिल में दुख सा भर गया। सबसे कम और हल्की कीमत वाली गाड़ी उसके हिस्से में क्यों आई, जो कि आए रोज खराब होती थी। बाकी दिन वो बुरा दिल लेकर गुजारा, अपनी गाड़ी में बैठ गई, रास्ते भर मुंह बनाती हुई। वो लालची नहीं थी, ना फितरत में लालच था, लेकिन फर्क समझ ना पाई जो उसके और बाकी कजिन्स के दरमियान था। आज सारा दिन वो कमरे से बाहर नहीं निकली। एक अजीब बेकली छाई हुई थी। दादाजान अपनी जमीनों पर गए, समीर और अनाया भी नाराज थे। मलिका भी बहुत बदमिजाज हो गई थी। सारा दिन सो गई। शाम हुई तो भूख ने सताया तो उठकर बाहर आई, किचन का रुख किया। वहां अकरम को मुस्तैदी से काम करते देखकर उसकी आंखें खुल गईं। क्या बना रहे हो अकरम? गाजर को मुंह में डालते हुए मुस्कुराकर बोला। जी, ये याबर भाई के लिए चिकन जलफ्रेजी है, बगैर देखे सिर्फ जवाब देते हुए। मलिका की आंखें चमक उठीं। भूख ने भी जोर पकड़ लिया और शोर मचना शुरू हो गया। मलिका फौरन उठकर उसके पास आ गई। छोटे बच्चों की तरह खुश होकर पूछा, आपके लिए नहीं, याबर भाई के लिए बना रहे हैं? अकरम ने स्मार्ट लहजे में प्लेट सर्विंग करते हुए कहा। अरे हटो भाई, तुम भी हर वक्त याबर भाई की तरह कौवे का दिमाग खा के घूमते हो क्या? एक प्लेट से कुछ नहीं होता, मजे से 1 प्लेट भर के खाती, वो साथ में मजे भी ले रही थी। आप क्यों हमें नौकरी से निकलवाना चाहते हैं? इनके मेहमान भी आए हैं, उनके लिए भी बनाया है। अब ये इतना कम कैसे ले जाएं हम? अकरम बहुत परेशान हो गया, जबकि मलिका के कान पर जूं न रेंगी। अकरम, और कितना वक्त लगेगा? इतने में याबर किचन में आ गए। अकरम मजीद कंफ्यूज हो गया। मलिका मजे से प्लेट खत्म करने वाली थी। याबर ने बाइक बंद की, लेकिन इशारा सामने मलिका की जानिब किया। मलिका की प्लेट की जानिब देखकर समझ गया। सख्ती से आंखें खोली, अपना शदीद गुस्सा कंट्रोल किया। आज वो स्पेशल आयुष्मान को घर लाए थे, घर का बना हुआ चिकन जलफ्रेजी खिलाने। लेकिन यहाँ मामला संजीदा हो गया। हद होती है बदतमीजी की, घर में और भी बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मजा आता है दूसरों को तंग करने का। सवेरा बेगम के अचानक आने से सब चौंक गए। उन्होंने आते ही मलिका को डांटना शुरू किया। बड़ी अम्मी, ये मुझे पसंद है। मलिका मुंह बनाकर बोली, पसंद है तो खुद बना लो अपने लिए, हमेशा दूसरों के खाने पर नजर रखते हो। सवेरा बेबी आज ज्यादा गुस्से में थी। 1 प्लेट पर तुम मुझे ये सब सुना रही हो? मलिका ने प्लेट साइड पर रखते हुए माथा चौड़ा कर दिया। अब तुम मुझसे जबान लड़ाओगी, बदतमीजी करोगी? सवेरा बेबी आगे बढ़ी। अपने हक के लिए बोलना बदतमीजी नहीं होता, किसी को नीचा दिखाना बदतमीजी है। मैं भी इस घर की बेटी हूँ और ये बात तुम्हें भी पता है। सख्त संजीदगी से कहती वो कहीं से भी 17 साल की नहीं लग रही थी। अपनी उम्र से काफी बड़ी नजर आ रही थी। सवेरा बेबी ने लाजवाब करते हुए मलिका के करीब आकर कहा, बड़े होटल के मालिक हैं, वहाँ अकरम से भी अच्छे कुक होंगे। अकरम की तरफ इशारा करते हुए मलिका ने सटपटाकर उसे देखा। अपने दोस्त के साथ वहां बैठकर चिकन जलफ्रीजी एंजॉय कर रही थी। यहाँ किचन में यकीनी तौर पर चिकन बनवाना जरूरी था। वो मजे से हाथ बांधे याबर को हैरत में डाल रही थी। हमेशा बहुत पुरसुकून और आगे बढ़कर सुकून बांटती थी। एक मुफ्त मशवरा देते हुए पीछे मुड़कर सवेरा बेबी को देखती, याबर के कान के करीब उसकी सांसों की खुशबू याबर को बहुत करीब महसूस हुई। अपने दोस्त को पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, अपने होटल में जाओ और मौज उड़ाओ। हर लफ्ज़ को मीठे अंदाज में कहते हुए दोबारा याबर की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। बाय।
पीछे होकर मुस्कुराती हुई बाय का इशारा कर दिया। आरशान ने ये सीन बहुत गौर से देखा और उसके चेहरे पर एक दिल फरेब मुस्कुराहट आ गई। क्या याबर की नज़र उस पर पड़ी? वो होश में आकर बरहम हो गया। चलो चलते हैं। अपनी मुस्कुराहट काबू में रखते हुए याबर वहां से निकला। इस लड़की ने बहुत तंग कर रखा है, दम में नाक में दम कर दिया है, खुद सुकून से रहती है और किसी को भी नहीं रहने देती। सवेरा बेबी भी हाथ से निकल गई और अकरम अपना सा मुंह बनाकर रह गया। कमरे में आते ही उसने सबसे पहले कमरा लॉक किया, दराज में से बाबा और मामा की तस्वीरें निकालीं और देखते ही देखते सब धुंधला हो गया, आंखें भीगने लगीं। जो हर पल मुस्कुराती थी, हर लम्हे को जीती थी, कोई देखता तो ये समझता कि वो कितनी अकेली थी। तस्वीरों को सीने से लगाया और अंदर ही अंदर टूटकर बिखर रही थी। आई मिस यू मामा, पापा। वो रो रही थी। क्या हो रहा है ये सब? जो एक दूसरे के पास खड़े बात कर रहे थे, मलिका ने छापा मार दिया। नहीं, कुछ नहीं। केंजा घबरा गई। मुझसे कुछ छुपा रहे हो, सच सच बताओ, क्या हो रहा था ये सब? मलिका, इसलिए छुपाने वाली कोई बात नहीं है, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं। सब ने केंजा का हाथ थामते हुए कहा। वाओ, खानदानी लव स्टोरी, बड़ा मजा आएगा जब सबको पता चलेगा। प्लीज मलिका, किसी से मत कहना, वरना मामा। ओफ, जब प्यार किया तो डरना क्या? मलका लहक कर बोली, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी मामा तो पूरी जल्लाद है, वो किंजा को बहू नहीं बनाएंगी, पक्की साजिशी औरत है। मलका ने मुंह बनाया, मलका वो मामा है मेरी। हाँ तो आपकी मामा है, लेकिन आप पर नहीं गई है ना, वो अपनी बात पर अब भी कायम थी। यार मलका, हेल्प करो, हम एक बंदा है इस घर में जो आपकी मदद कर सकता है। कौन? दोनों एक साथ। मलका की आंखों में शरारत झलक गई। छोड़ो, अब मलका का मिशन है दो मोहब्बत करने वालों को मिलवाना। अब मैं तुम दोनों का निकाह करवा के ही दम लूंगी। मलका ने सब कुछ सुनते हुए कहा। वो अभी मीटिंग रूम से निकलते ही बाहर आया कि मलका को वहां देखकर थम गया। क्या कर रही हो? आपसे कुछ बात करनी थी साहब बहादुर, 5 मिनट मिलेंगे प्लीज? मलका फौरन मुद्दा पर आ गई। वो सोचते हुए मलका को साथ लेकर अंदर की जानिब बढ़ा। आज आप तेज मिर्च के साथ वक्त गुजार रहे हैं? मलका ने अंदर जाते हुए सफीना से पूछा, जबकि सफीना उसका मुंह देख रही थी। ये क्या कह रही हो? मतलब? डावार को उसकी बात समझ नहीं आई। समझाने का वक्त कहाँ है मेरे पास? अब देखे ना, कितनी देर से वो आपको बोले जा रही है। बेधड़क कहती मलका ने सफीना के साथ याबर को भी शर्मिंदा कर दिया। मलका, यहाँ बैठो आराम से। याबर ने नजरें मारकर उसे चुप रहने का इशारा दिया। मलका मुंह बनाकर एक कुर्सी पर बैठ गई। सफीना पहली बार किसी को याबर के साथ ऐसे बेधड़क बात करते देखकर हैरान रह गई, और इसमें मजीद हैरत ये थी कि याबर भी खामोशी से उसे सुनते जा रहा था। आप ना जल्दी से मीटिंग खत्म करें, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, बहुत नाज से कहती वो याबर को बच्ची लग रही थी। कुछ देर बाद याबर के केबल में एक और शख्स आया और याबर से मुलाकात की। मीटिंग शुरू हो चुकी थी और याबर मुकम्मल उस शख्स के साथ मसरूफ था। इस तमाम वक्त के दौरान मलका की नज़र याबर पर ही थी। कभी कभार वो सफीना को भी नवाज देती, जिस पर वो पहलू बदल कर रह जाती। ओके मिस्टर, कल मिलते हैं। याबर ने उठते हुए मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। वाई नॉट? वो भी मुस्कुराए। एंड यू ब्यूटिफुल गर्ल, यू आर सो स्वीट लाइक बेबी डॉल। वो शख्स जो मीटिंग के दौरान कई बार मलका को नोट कर चुका था, उठते हुए उसे मुखातिब किया। नाइस यू मीट यू टू। उसने हाथ आगे बढ़ाया। मलका के माथे पर थोड़ी चिड़चिड़ाहट आई। गर्दन टहनी करके याबर को देखा, जो अब तक उसे देख रहा था। मुंह बनाकर ऊपर और याबर के पास पहुंची और उसे बाजू से पकड़कर उठाया। अब चले साथ, बहुत जोर की भूख लगी है। बहुत मान और लाड से कहती वो हक जताते हुए याबर से बोली। वो शख्स लब पीस कर रह गया, जबकि याबर ने अपने अंदर एक सुकून सा महसूस किया। वो फौरन से बेहतरीन उठा। वो शख्स मुस्कुराहट के साथ जा चुका था। मिस सफीना, मीटिंग खत्म है और कल की मीटिंग का शेड्यूल मुझे फॉरवर्ड करें। वो संजीदा अंदाज में कहता मलका को लेकर लिफ्ट की जानिब गया। मलका का उस पर सबके सामने इजहारे मोहब्बत न जाने क्यों याबर को बहुत सुकून दे रहा था। चंद ही देर में वो गाड़ी में थे और मलका बेइंतहा खुश थी। एक और मौका मिल गया। अच्छा, याद आया, आपसे ना बहुत ज़रूरी बात करनी है। फौरन याबर की जानिब बढ़ी। बोलो, याबर ने बिना उसकी तरफ देखे संजीदा अंदाज में पूछा। आप सब उसे कितना मोहब्बत करते हैं?
उस अचानक सवाल पर याबर ने उसे उलझी हुई नजरों से देखा। क्या मतलब इस बात का? माथे पर बल पड़ गया। देखे ना, वो किसी से मोहब्बत करते हैं, लेकिन खामोश मोहब्बत कहते हैं, लेकिन अपनी मामा की वजह से खामोश हैं। मोहब्बत की जा रही है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि एक भाई होने के नाते उनकी मदद करें, उनके प्यार को पाने में? बहुत तमहीद के बाद बात को आगे बढ़ाया। वो खामोश मोहब्बत कौन है? दिल में थोड़ा सा डर बैठा। ऑफकोर्स, अपनी कजिन किंजा से। याबर ने गहरी सांस लेते रुख दूसरे तरफ मोड़ लिया। ये इनका आपस का मामला है, मैं क्या कर सकता हूँ? याबर के लहजे में लापरवाही और किसी तरह नरमी भी थी, जिसे मलिका ने साफ महसूस किया। आप ऐसे नहीं हट सकते पीछे, वो आपके भाई हैं। मलिका ने जोर दिया। मलिका, तुम इन सब से दूर रहो, ये इनका आपस का मामला है, वो खुद सॉल्व करेंगे, समझी? याबर ने अब की बार उसे डांट दिया। मलिका मुंह बनाकर उसे देखती रही और फिर देखती हुई चली गई। अब क्या है? इसके यूं देखने पर याबर थोड़ा इरिटेट हुआ। साफ साफ कहना, सवेरा मामा से डरते हैं इसलिए। शट अप मलिका, हर तरफ हर वक्त फिजूल मत बोलो। याबर ने लब पीसकर उसे डांटा। तू ऊंट लेकर? सच कड़वा ही होता है। आहिस्ता से फिर भी जबान हिलाना ना भूली। याबर ने अपना रुख अपनी तरफ किया और अपनी आंखें उसकी आंखों में गाड़ दी। इतना गुस्सा था कि एक लम्हे को मलिका भी सब्र कर गई। याबर ना ही किसी से डरता है और ना कभी किसी से डरेगा, इसलिए मेरे साथ जबान चलाने से पहले सोच लिया करो। गहरी काली आंखों को नीली शीशे जैसी आंखों में गहरा कर दिया। वो जरा भी नहीं डरी थी और धमका भी नहीं था। अगर तुमने मुझे दोबारा डांटा तो 15 दिन तक मैं तुमसे कोई गिफ्ट नहीं लूंगी। मलिका पक्का नाराज हो गई। उसकी हर हरकत याबर के दिल की दुनिया हिलाकर रखती। याबर खामोशी से पीछे हट गया, लेकिन मलिका ने अपना असर याबर के कानों में ऐसा छोड़ दिया कि निकलना याबर के बस की बात ना रही। फिर मलिका ने दादाजान से बात की तो उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। घर का बड़ा बेटा याबर है, लिहाजा सबसे पहले उसकी शादी होगी और फिर किसी और का नंबर आएगा। ऐसी सूरत हाल में मलिका ने समीर के साथ मिलकर याबर के साथ अखबार में रिश्ते का इश्तिहार दे दिया, लेकिन वो पकड़ी गई और याबर की बात पर उसके दिल में आग भड़क गई। मैं क्यों करने लगी उनसे शादी? इतने बड़े हैं, ना सिर्फ उम्र में बल्कि जिस्म में भी। वो सोचती रही। हाय मलिका, अगर इस बंदे का रिश्ता ना हुआ तो किंजा और सनम की मोहब्बत को जालिम समाज जुदा कर देगा। मलिका ने अपने इरादे को मजबूत करके याबर के पास पहुंची, जहां दादाजान पहले से मौजूद थे और दोनों किसी अहम मामले पर बात कर रहे थे। ओह, मुझे ना मिस्टर याबर खान की ऑफर मंजूर है। मलिका ने थोड़ी झिझकाने की एक्टिंग की, दोनों को हैरान करते हुए। क्या मतलब? कौन सी ऑफर? याबर भूल गया कि कल उसने गुस्से में मलिका से क्या कहा था। मैं आपकी मलिका बनने को तैयार हूं। मलिका ने यानी अपनी शादी के लिए हाँ कह दी। याबर को हैरत का झटका लगा। क्या वाकई तुम मलिका से? अरे नहीं दादाजान, मैंने कल गुस्से में कहा था और ये फिजूल लड़की संजीदा हो गई। याबर ने दांत पीसते हुए उसे देखा। हाँ तो अगर कर लें तो सर और किंजा का रिश्ता आसान हो जाएगा। मलिका ने उनके पास आते हुए कहा। बस दादाजान, मैंने सोच लिया, आपकी शर्त भी पूरी हो जाएगी और उनकी ख्वाहिश भी। मुझे भी ये रिश्ता कबूल है। याबर, मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि मेरे दोनों अजीज लोगों की खुशी एक साथ हो जाए। दादाजान बेहद खुश हुए और याबर जो कुछ ना कर सका वो रह गया। दादाजान ने एक भी बात ना सुनी क्योंकि उन्हें मलिका की तरफ से मुकम्मल यकीन हासिल था। याबर खुद से शादी करने को कहा था और अब वो इनकार कर रहे थे। दादाजान ने याबर और मलिका से निकाह के बाद सारेम और किंजा का निकाह भी करवा दिया, जिस पर सनम की वालदा सुवेरा ने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। मलिका अपने निकाह से ज्यादा इन दोनों के निकाह से खुश थी। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो लड्डुआं बांटे। याबर इस 18 साला मलिका को देख रहा था जिसने आज इस 27 साला मर्द को हराकर अपनी फतह का अल्म बुलंद कर दिया था। दादाजान ने कहा, मुझे मलिका की अभी रुखसती चाहिए। अचानक वो खड़ा हुआ और सबको हैरान कर दिया। मलिका जो सारी जिंदगी किंजा को छेड़ रही थी, झटके से मुड़ी, लेकिन अभी वो सिर्फ 18 की भी नहीं हुई। 2 दिन बाद उसका जन्मदिन है। तो तुम्हें दादाजान इससे रुखसती आज ही चाहिए, अभी इसी वक्त? मलिका डर गई। या अल्लाह, ये इनको अचानक क्या हो गया? शायद पहली बीवी के जाने का गम अभी भी ताज़ा था। मलिका अपने पैरों पर चलने लगी। याबर ने उसे उठाया और अपनी बाहों में ले लिया। बाकी सब ने नजरें चुराते और इस लम्हे का मजा लिया। याबर जो बड़े मजे से उसे बाहों में सीढ़ियां चढ़ा रहा था, धीरे से मुस्कुराया और गाल पर हाथ रख दिया।
अब वो मुस्कुरा रही थी और ये हकीकत थी कि मलिका के डिम्पल्स वाकई प्यारे थे। कमरे में ले जाते हुए याबर ने दरवाज़ा खोला और पाँव की टक्कर से बंद किया। मलिका बिस्तर पर लेटी खुशी से चमक रही थी। आपकी ऑफ़र कल थी, मैंने कबूल कर ली। वो मज़े से इल्ज़ाम लगाती रही और याबर इस लम्हे अपनी धड़कन महसूस कर रहा था। मिस्टर खान मलिका के होठों से अपने गाल पर जसारत महसूस कर रहा था। वो उसे हल्का सा चटखाने पर मजबूर कर गया। आप मुझे गुदगुदी मत करें, वरना मैं दादाजान को बता दूंगी, मलिका ने कहा। याबर ने उसके बाल थामकर अपनी तरफ खींचा और कहा, हमारे दरमियान की बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी मलिका, वरना बहुत बुरा पेश आऊंगा और तुम मेरा वो रूप देखोगी कि दोबारा कोई ऐसी बात मुंह से नहीं निकालेगी। चंद लम्हे के लिए मलिका उसे चुपचाप देखती रही। याबर के ऐसे जारिहाना अंदाज को देखकर वो पीछे हटते हुए आग की तरह झटक कर उसे बगल से पकड़ लिया। मैं आज आखिरी बार तुम्हें खबरदार कर रहा हूं, अगर तुमने उस औरत का नाम दोबारा लिया तो। याबर का गुस्सा इतना शदीद था कि मलिका एक लम्हे के लिए हिचकिचाई और फौरन सर हिला दिया। मलिका की ये खामोशी भी याबर को पसंद न आई। वो खामोशी से सोफे पर बैठ गया। वो उसकी पहली बीवी थी, उसकी सौतेली माँ की भतीजी, जिससे निकाह पहले हो गया था, लेकिन वो गुस्से वाले दिन घर छोड़कर भाग गई थी। याबर ने उसे तलाश करने की ज़रूरत ना समझी, क्योंकि जो कुछ वो बोल कर गई थी उसके बाद उसे तलाश करने की ज़रूरत ना रही। उसे पैसा चाहिए था और याबर 3 साल पहले पैसों की वजह से नातवान था। उसे रिश्ते अजीज थे, पैसा नहीं। फिर वक्त आया जब याबर के पास बहुत पैसे थे, लेकिन लड़कियां अब एक जैसी लगने लगीं जो पैसे के लिए मर जाती थीं। इसलिए वो शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन यहाँ एक लड़की ने उसे शिकस्त दे दी, मलिका हैदर, जो उसकी जिंदगी में बहार बनकर आई थी। अब तक मलिका याबर के दिल तक रसाई हासिल नहीं कर पाई थी। ऐसा याबर को लगता था, लेकिन वो कब से याबर के दिल की मलिका बनकर बैठ गई थी, खुद वो भी नहीं जानता था। मलिका आहिस्ता से उसके पास आकर बैठ गई। याबर अपना सर दोनों हाथों पर रखे हुआ था। उसके सर में शदीद दर्द की लहर थी, वही दर्द जो पिछले 3 साल से उसकी जान पर था। मलिका ने अचानक उसके सर पर हाथ रखे, उसकी कनपट्टी दबाई तो वो चौंक कर सीधा हुआ। क्या कर रही हो? आपका सर दबाऊं? दर्द है ना? वो मासूमियत से बोली। याबर को बहुत कुछ महसूस हुआ। नहीं, मैं ठीक हूं, तुम जाओ, तब्दील करो और सो जाओ। याबर ने हाथ हटाने की कोशिश की। मलिका ने कहा, बिल्कुल नहीं, आप यहाँ बैठे, मैं आपका सर दबाऊंगी, देखना 2 चुटकियों में दर्द खत्म हो जाएगा। वो मोहब्बत से चुटकियां बजाती हुई खड़ी हो गई। सोफे के पीछे जाकर उसका सर सोफे की बैक से टकराया। मलिका ने दोनों कनपट्टियां दबाईं। न जाने क्या जादू था कि याबर को सुकून महसूस हुआ। दिमाग की तनाव फौरन खत्म हो गई। मलिका के छोटे छोटे नरम हाथों की नरमी उसके सर पर महसूस होती। याबर जल्दी से पुरसुकून हो गया। याबर को समझ न आया कि अल्लाह ने इस छोटे 18 साला वजूद में सुकून रखा है, क्योंकि वो उसकी मोहरम थी। मलिका को गले से लगाया, अपनी तरफ खींचा। वो उसकी गोद में बैठ गई। दिल खुशी से झूम उठा। याबर ने पूछा, तुमने ये निकाह सिर्फ सर और किंजा के लिए किया है ना? मलिका ने सर हिलाकर जवाब दिया। याबर ने कहा, मेरा मतलब है आप अच्छी भी लगते हैं, थोड़े से सख्त लेकिन अच्छे। मलिका बिल्कुल खामोश उसकी तरफ देख रही थी। याबर ने उसे गोद से थाम लिया और पूछा, क्या तुम मुझे ऐसी लालची लड़की समझती हो? मलिका ने अंदाज में जवाब दिया, नहीं, मैं चाहती हूं कि निकाह की वजह बदल दो, तुम मेरे दिल के करीब आ जाओ। मलिका कोई आम लड़की नहीं थी जो पैसे के लिए दिल दे दे। वो मलिका हैदर थी, अब याबर खान की मलिका। मलिका ने थोड़ी सी शरारत के साथ अपना चेहरा झुकाया। याबर के दिल की धड़कन तेज हो गई। मलिका की पलकें गालों पर जम गईं और याबर ने उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लाया। गिफ्ट चाहिए? 2 दिन बाद मेरा बर्थडे है और मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मलिका बच्चों की तरह बर्थडे गिफ्ट मांग रही थी, जबकि याबर उसे जवानों की तरह खास गिफ्ट देना चाहता था। वो अपनी नई जिंदगी का आगाज किसी यादगार से नहीं करना चाहता था। आहिस्ता से दराज से एक डबिया निकाली, जिसमें से एक डायमंड ब्रेसलेट निकाला और मलिका की कलाई में पहना दिया। ये तुम्हारे लिए है। मलिका की आंखों में खुशी और आंसू एक साथ नजर आए। वो ब्रेसलेट बच्चों की तरह देखती पुरजोश हो गई और एकदम उसे गले से लगा लिया। थैंक यू मिस्टर खान। उसने उसकी गाल चूमी और दिल खुशी से भर गया। पहली बार किसी ने मुझे ऐसा प्यारा गिफ्ट दिया है। किसी ने नहीं, शौहर हूं तुम्हारे। मलिका घर पर खुशी से हंस पड़ी। तुम्हारी वजह से, वरना तुम तो शादीशुदा कवाड़े रहते। याबर ने हंसकर कहा। मलिका ने फिर जबान निकाली। वो दांतों के दरमियान दब गई। तुम बाज नहीं आती ना? याबर ने उसकी कमर में हाथ डालकर उसे पीछे तकिए पर गिरा दिया।
मुझे बर्थडे गिफ्ट भी चाहिए, मलिका ने अपनी चाहत और मान से कहा। जो चाहिए मिल जाएगा, बस मुझे सुकून दो। याबर को उसकी मौजूदगी में एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था, जिसे वो बयान नहीं कर सकता था। मलिका उसका सुकून बन गई थी। वो दोनों तैयार होकर नाश्ता करने नीचे जा रहे थे। मलिका ने उसके हाथ से परफ्यूम लिया और खुद उसे लगाने लगी। इस दौरान वो थोड़ा करीब आ गई। याबर ने अपने चेहरे पर उसके मोहब्बत भरे रंग देखे, दिल अंदर तक खुशी से भर गया। ये एहसास सबसे खूबसूरत था कि सामने खड़ी छोटी सी लड़की का दिल उसका था, पाकीज़ा, और सिर्फ उसकी, मलिका उसकी थी। एक ही रात में वो उसके रंग में रंग गई थी। मलिका ने परफ्यूम एक तरफ रखा और याबर की बाहों में अपने हाथ रखे, हक जताते हुए कहा। याबर ने उसके माथे पर अकीदत भरा बोसा दिया। शुक्रिया मेरी जिंदगी में आने के लिए। फिर वो दोनों नीचे उतरे, जहां सब नाश्ता कर रहे थे। सब ने उन दोनों को एक साथ देखकर हैरत से देखा। खानदान का सबसे बड़ा बेटा सबसे छोटी बेटी से निकाह कर चुका था और उसे अपनी जिंदगी की मल्लिका बना चुका था। दादा जान ने अपने अजीज पोते और पोती पर प्यार भरी नज़र डाली और दिल ही दिल में उनकी दायमी खुशियों के लिए दुआ की। मल्लिका फिर अपने अंदाज में वापस आ गई, सर और किंजा को छेड़ रही थी और ट्रीट मांग रही थी। याबर ने उसे देखकर सर हिलाया। ये नहीं सुधरेगी, इसकी मजीद ट्यूनिंग करनी होगी। याबर दिल ही दिल में सोच रहा था, क्या तुम सोचती हो कि कौन किसकी ट्यूनिंग करेगा, याबर मल्लिका की या मल्लिका याबर की?